शराब बंद है कागज पे, दुकान बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गांव गांव में छोटे छोटे शराब के अवैध कारोबारी नए लड़के बन गए। मोटरसाइकिल, कट्टा, 4 बोतल का शराब का इधर का उधर करना, 2-2.5 हजार रुपए की कमाई होना। तीसरा पहलू यह है कि जिसके पास, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब भाजपा के साथ भी जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तो भी लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ रहा था। क्यों बिगड़ रहा था? उसकी एक प्रमुख वजह मेरी समझ से ये बिहार की शराबबंदी है। शराबबंदी लागू होने की वजह से हुआ ये है कि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी को लागू करने, उसको रोकने, उसको उससे कमाने, उसको छिपाने और उसको दिखाने में लगा हुआ है। जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की उनकी ड्यूटी थी वो काम वो कर ही नहीं रहे। आप जेल में चले जाइए, आधे से ज्यादा लोग शराब के जुड़े हुए मामलों में हिरासत में हैं। जो केस डायरी लिख रहा है थाना का है। मैं पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या सोचता हूं, मैंने जो आपको अपना अनुभव साझा किया, जो मैंने देखा या लोगों ने मुझे बताया, मैं वो साझा कर रहा हूं। अब आप मेरा वक्तव्य अगर पूछेंगे तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमेशा से बिहार में ये सोच रही है कि जब भी आरजेडी के लोग सरकार के फॉर्मेशन का हिस्सा बनते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ता है। और ये आज से नहीं, हम लोग पिछले 30-32 साल में हम लोगों ने देखा है। जब उनकी सरकार थी तो अपराधियों का जंगल राज इसको कहा ही जाता था। हम लोग भी बिहार में जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, लोग भागते थे। तो जब भी आरजेडी सरकार का हिस्सा रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब भाजपा के साथ भी जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तो भी लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ रहा था। क्यों बिगड़ रहा था? उसकी एक प्रमुख वजह मेरी समझ से ये बिहार की शराबबंदी है। शराबबंदी लागू होने की वजह से हुआ ये है कि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी को लागू करने, उसको रोकने, उसको उससे कमाने, उसको छिपाने और उसको दिखाने में लगा हुआ है। जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की उनकी ड्यूटी थी वो काम वो कर ही नहीं रहे। आप जेल में चले जाइए, आधे से ज्यादा लोग शराब के जुड़े हुए मामलों में हिरासत में हैं। जो केस डायरी लिख रहा है थाना में, अगर 10 आदमी काम करने वाला है तो 8 आदमी तो शराब के मामलों से ही जूझ रहा है। तो एक सरकार का बड़ा तंत्र शराबबंदी की वजह से उसमें लग गया, उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना शुरू हुआ। दूसरा, चूंकि शराब बंद है कागज पे, दुकान बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गांव गांव में छोटे छोटे शराब के अवैध कारोबारी नए लड़के बन गए। मोटरसाइकिल, कट्टा, 4 बोतल का शराब का इधर का उधर करना, 2-2.5 हजार रुपए की कमाई होना। तीसरा पहलू यह है कि जिसके पास शराब नहीं मिल रहा है वो अलग अलग तरीके के नशा कर रहा है, स्मैक खा रहा है या कुछ लोकल जो भी खा रहा हो गलत चीज। उसका नतीजा ये हुआ कि उसको 5,000 रुपए के लिए भी जाकर वो डकैती कर रहा है, क्राइम कर रहा है। तो शराबबंदी एक गेम बड़ा वजह है मेरी समझ से। 2016 के पहले और 2016 जब शराबबंदी लागू हुआ तब इन दोनों के बीच के आंकड़ों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 के बाद से स्थिति तेजी से बिगड़ी है। और उसका एक ही वजह समझ में आता है, शराबबंदी। और दूसरा एक नया फिर शिफ्ट आया जब पिछले साल महागठबंधन बन गया। जब आरजेडी सरकार में रहेगी तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूँ। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग मंत्री न बने। आज वो चारों लोग मंत्री हैं। तो जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा? जब आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी? सर एक और सवाल है, प्रशांत जी एक और सवाल है। 11 महीने की आपकी पदयात्रा रही, प्रशांत पीके के सिवा दूसरा कोई चेहरा नहीं दिखा, किसी भी जिले में नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि पदयात्रा मैं कर रहा हूँ तो चेहरा मेरा ही दिखेगा। आपके साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग कर रहे हैं। जो लोग जिन जगहों से हम पदयात्रा करके आ रहे हैं वहां पर आप जाकर देखिए कि कौन लोग जुड़े हुए हैं। एक जिले में जहां पदयात्रा खत्म हो गई वहां 50 से 60 हजार लोग जन सुराज अभियान का हिस्सा बन रहे हैं।
अब आप ये कह सकते हैं आप खोज रहे हैं चेहरा कोई विधायक एमपी का, तो ये तो अभियान ही उसी के अगेंस्ट है कि अगर आपके बाबूजी विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, तो हम आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक जो आंकड़ा है आपको बता देते हैं, आप लोग राजनीति कवर करते हैं, पिछले 30 साल में जितने लोग एमपी एमएलए विधायक बने हैं यहाँ पर, चाहे जिस दल से बने हों, कांग्रेस से, आरजेडी से, जदयू, भाजपा, सारे दलों को मिला दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़, 3-3.5 करोड़ परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन एमएलए एमपी यहाँ 1250 परिवार का आदमी ही बनता है। ये आपको क्या दिखाता है? सत्ता पर उन्हीं 1200-1300 परिवार का कब्जा है। पार्टियां बदलती रहती हैं, चेहरे नहीं बदलते हैं। आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, और ऐसा सिर्फ आरजेडी में, जदयू में नहीं है। आपको हमको लगता है भाजपा तो देश की पार्टी है, वहां ऐसा नहीं होगा। भाजपा के अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। इनके बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस के राज में मंत्री थे, लालू जी के राज में विधायक मंत्री थे, नीतीश जी के राज में मंत्री विधायक थे, मांझी जी के भी सरकार में मंत्री विधायक थे, और आज जब भाजपा को भी किसी को बनाना है तो उसी परिवार के एक बच्चे को उन्होंने बनाया है। एक परिवार का ही दबदबा है। तो इस चीज को तोड़ने का ही तो ये प्रयास है। अगर हम भी वैसे ही आप खोज रहे हैं पत्रकार होने के नाते कि इनके बगल में कौन एक्स विधायक आया, कौन एक्स एमपी आया, तो उसका स्वागत नहीं है। हम तो गांव के स्तर पर उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिनके बाबूजी विधायक नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, लेकिन समाज के लिए राजनीति में, समाज के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आकर वो काम करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं तो उनकी हम मदद कर रहे हैं, संसाधन से, व्यवस्था से, सलाह से मैं वो मदद कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ेंगे, उसी से बिहार सुधरेगा, ये मेरी सोच है।